ठीक है। तो ये चीजें आपको बता रहा था कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी, जस्टिस और इलेक्शन कमीशन, ये तीनों एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ पे, और तीनों अपनी अपनी जगह पे उस चीज को, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, इसको कराने के लिए सब काम करते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो ये दो काम किया इन्होंने, एक तो लॉ बनाने में इन्होंने सपोर्ट किया और दूसरा उसको ये फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए राजनीतिक दल अगर फॉलो ना करें तो आप क्या कीजिएगा, आप उनको पनिशमेंट देने जाइएगा। अगर बार बार किसी चीज को लेकर के पनिशमेंट दीजिएगा तो पनिशमेंट का भी महत्व कम हो जाता है। तो इसलिए अगर देखिए तो भारत में जो जन प्रतिनिधित्व कानून है 1951 का, इसको लागू किया गया। अब इसको लागू करने के बाद इसमें वो सारे प्रावधान रखे गए हैं जिसकी वजह से हमारे देश में जो इलेक्शन है उसका संचालन होता है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये जस्ट समझने के लिए है कि आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब वो कह रहा है तो आपके आंसर को इस चीज पर लेकर जाना होगा, तभी आप जस्टिफाई कीजिएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन में हर स्टूडेंट ने क्या किया है कि इलेक्शन कमीशन के काम को लिख दिया है कि इलेक्शन कमीशन ये करता है, ये करता है, ये करता है। ये उसका कार्य हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। इसकी भूमिका पूछ रहा है और गंभीरता से जांच करने के लिए कह रहा है। ये जांच शब्द का प्रयोग कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जांच कीजिए। जांच कैसे करते हैं, कोई चीज का इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो आप उसके हर पहलू को जांचते हैं ना, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तभी आप उस चीज को समझ पाइएगा। तो इसमें भी आपसे वैसा ही पूछ रहा है कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका की आप जांच कीजिए कि भूमिका में वो करता क्या है। तो आप देखिए, तो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है इलेक्शन के समय, ये चुनाव की जो तिथि की घोषणा होती है, कहने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं, लेकिन आपको पता है कि व्यवहारिक में ये इलेक्शन कमीशन ही उस चीज को तय करता है। और यहां से लेकर के जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है तब तक इस कार्य को उसको संपादन के लिए वो काम करता रहता है। और संपन्न तब होता है जब प्रमाण पत्र दे देता है कि आप ये जीत गए। तो आपको स्टार्टिंग में यहीं से शुरू करना होगा, पहला पार्ट में इसको ब्रीफ करना होगा शॉर्ट में। ठीक है, कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन या किसी भी देश में लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आधार वहां एक स्वतंत्र निकाय का होना, एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया या न्यायिक व्यवस्था का होना जो उसको स्वीकार करता हो, और साथ में वैसी विधि बनाने वाली संस्था और राजनीतिक दल की भूमिका होती है। अगर ये तीनों अपनी जगह पे अपने दायरे में रहकर काम करते हैं तो वहां पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन किया जा सकता है। अब आ जाइएगा कि भारत में इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है। अब यहाँ से शुरू होता है कि इसके कार्यों के बारे में आदमी थोड़ा बहुत इसको लिखना पड़ेगा आपको। जैसे कार्य में अगर देखिए तो ये वाला तो मेंशन कीजिएगा ही कि 324 में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। जब कार्य में जाइएगा तो सबसे पहला काम क्या करता है, ये मतदाता सूची के विषय में है कि मतदाता सूची तैयार करता है। अब मतदाता सूची का तैयारी करने का ये जो चुनाव की घोषणा है इसके पहले से ये चलता रहता है, ठीक है ना। तो पहले से चुनाव की तैयारी को लेकर के इलेक्शन कमीशन अपनी जो मतदाता सूची है, इलेक्टोरल्स है, उसको वो अपडेट करता रहता है ताकि कोई वोटर छूट न जाए। अगर किसी का ट्रांसफर होके कोई आया है तो उसमें शामिल हो जाए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करता है ये है कि चुनाव का अधीक्षण करता है ये। और दूसरा इसी में शब्द यूज किया गया है, अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। ये तीनों काम इसको सौंपा गया है। अब ये ऐसे काम है जो सामान्य रूप से अगर कहीं पे कोई नियम अगर ये बना देता है, कोई भी अगर डायरेक्शन दे देता है, तो अपने आप में उसका जो नेचर है वो रूल की तरह हो जाता है, वो नियम बन जाता है। और अगर आप इस रूल का वायोलेशन कीजिएगा तो फिर आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। मतलब कि इस कार्य के क्रम में ये अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कन्हैया लाल उमर केस जो मामला था इसमें कहा था कि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ 1951 के कानून का ही पालन नहीं करता है और लागू नहीं कराता है, बल्कि उसको जो अधिकार मिला हुआ है अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का, इसकी प्रकृति विधायी भी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर वो कोई रूल बनाता है, कोई भी अगर डायरेक्शन देता है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसी क्रम में अगर आप देखिए तो आचार संहिता का जो कंसेप्ट है, आचार संहिता कोई पार्लियामेंट ने तैयार नहीं किया है या इलेक्शन कमीशन ने भी एक दिन में नहीं बनाया, ये लंबे समय में इवॉल्व होता चला गया है। तो आचार संहिता का अगर आप वायलेशन आज की तारीख में करते हैं तो फिर आपको पनिशमेंट दिया जाता है।
अब इसको लेकर के कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसके पीछे उतनी विधायी शक्ति नहीं है। ये सही बात है कि अगर कोई कानून जिसको पार्लियामेंट अगर पारित करती है तो उसका एक अलग महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर 324 के तहत जो इलेक्शन कमीशन को अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करने का जो अधिकार मिला है, उसके तहत भी जो रूल बने हैं, तो इसमें 1951 का जो प्रोविजन है उसमें अधिकार है कि वो उसको पनिश कर सकता है, तो पनिशमेंट करने का भी देने का प्रोविजन किया गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर ये लॉ बनाने का भी राइट्स मिल गया और ये पनिशमेंट देने का भी अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ हद तक ये नियम और कुछ हद तक ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन का करा सकता है। फिर आप देखिए तो नेक्स्ट इसका क्या है, तो चुनाव के संबंध में ये सामान्य नियम भी बना सकता है, कुछ भी जनरल। जनरल का मतलब होता है कि जो इलेक्शन के समय में क्या फॉलो किया जाएगा, जो पूरा का पूरा प्रोसेस बनाता है, ये पूरी की पूरी गाइडलाइंस उसके लिए तय किया जाता है कि कैसे काम किया जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, किस प्रकार से उसके रोल होंगे, वहां जो सिक्योरिटी पर्सन हैं तो उनके क्या दायित्व होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी, कितने अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वोटर अगर जाता है तो उसके क्या अधिकार होंगे, ये सारे के सारे जो नियम तय करने होते हैं वो सब इसी चीज को ध्यान में रखता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। और संविधान में अगर ऐसा वो नियम बनाता भी है तो उसको मान्यता दी जाती है और उसको स्वीकार करना है, ये हमारी व्यवस्था है। और इसी संबंध में अगर देखिएगा तो इंदिरा गांधी वर्सेस एक राजनारायण का मामला था, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो सिद्धांत है ये हमारे संविधान के मूल ढांचे का अंग है। तो ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन कराना इलेक्शन कमीशन की भूमिका, तो ये अपने आप में हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है। और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाने की वजह से इसमें इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और फिर आप उसकी भूमिका को निगेट नहीं कर सकते, आप उसकी भूमिका पे किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो विशेष परिस्थिति में इसको चुनाव रद्द करने का भी अधिकार है। अब चुनाव जब ये रद्द करता है तो ये अधिकार इसको ये एक प्रकार से इंपावर्ड करता है कि अगर कहीं पर उसे लगता है इलेक्शन कमीशन को कि यहाँ पर चुनाव में धांधली हुई है तो फिर उस चुनाव को वो रद्द कर सकता है, या किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो रद्द कर सकता है। ये भी राइट्स उसको क्या दे रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने का। इसके अलावा आप देखिए तो किसी को भी चुनाव प्रचार करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पे उसको परमिशन देता है। तो चुनाव प्रचार को भी ये रेगुलेट करता है कि किस प्रकार से आप चुनाव प्रचार करेंगे, कितना खर्च करेंगे, क्या क्या पॉम्पलेट का प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार के माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, कब से कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, ये सारा का सारा ये कंट्रोल यहाँ से करता है। अगर किसी प्रत्याशी ने या कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है अगर कोई गलत मीन्स में पाए जाते हैं तो उसको पनिश करने का भी अधिकार इसके पास है। इसके अलावा देखिए तो ये वोटर लिस्ट को अपडेट करता है, जो पहले कर रहे थे, अब ये वोटर लिस्ट जब अपडेट करेगा तो वोटर आई कार्ड भी ये बनाता है इसी के साथ, जिसको एपिक कार्ड आप कहते हैं। अब वोटर कार्ड का जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था ये 1993 में सबसे पहली बार इसको यूज किया गया था। उसके बाद अगर देखिएगा तो चुनाव पहचान पत्र को 2004 से अनिवार्य कर दिया गया। अब 2004 के बाद से ये लगभग हर चुनाव में ये चल रहा है, इसमें किसी प्रकार का डिनायल नहीं दिया जाता है। जिसके पास नहीं है उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है कि और कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विदाउट कार्ड आप वोट नहीं गिरा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय आता है कि इलेक्शन के समय जितनी प्रशासनिक गतिविधियां हैं, प्रशासनिक कार्य जब कह रहे हैं तो चुनाव संबंधी है, ध्यान रखिएगा, सारे नहीं, डेवलपमेंट का नहीं, चुनाव संबंधी जो प्रशासनिक कार्य हैं ये सब जब करता है वो, तो ये इलेक्शन कमीशन के नियंत्रण के अधीन में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो करते हैं। जिला में अगर देखिएगा तो जो डीएम होते हैं वो जिला का प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो वैसे ही हर जगह के लिए वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस समय जब इलेक्शन का काम हो रहा होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है कि केंद्र से लेकर के नीचे तक सारे एक सिस्टम में काम करते हैं। और वैसे स्थिति में अगर अगर कहीं पर लगता है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी का ट्रांसफर करना है, या कहीं अगर लगता है कि उनका जो दृष्टिकोण है वो बायस हो सकता है, तो वैसे अधिकारियों को हटाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी पद पे रहता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करना, उसको हटाना, ये एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो जाता है। तो ये इस कार्य को करने के लिए सरकार को दिशा निर्देश तक देती है कि इसका ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है,
तो इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल उस समय बना दिया जाता है। इसके अलावा देखिए ये टोटल जिसमें किस प्रकार से अधिकारियों की नियुक्ति होगी, कौन कहाँ जाएगा, इसको भी नियंत्रण ये करते हैं। कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं ताकि उस चीज को कंट्रोल किया जा सके कि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो कैसे वो अधिकारियों को रेगुलेट करेंगे। तो एक पूरी की पूरी पिरामिड नुमा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि इलेक्शन करते समय ये ग्रास रूट लेवल के ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, और इसके साथ इनके ऊपर के अधिकारी, और ये सबसे ऊपर में इलेक्शन कमीशन की टीम होती है जो इस चीज को मॉनिटर कर रही होती है, जिसमें अलग अलग ऑब्जर्वर्स और अलग अलग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो इलेक्शन करने के दौरान जो फंक्शनिंग होती है किसी भी गवर्नमेंट की, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसलिए भारत में इलेक्शन कमीशन को एक बहुत ज्यादा भूमिका प्रदान कर दिया गया। इसलिए भारत में कहा जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो काफी स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के अपना कार्य करता है। अब इसमें जो दूसरा पार्ट कह रहा है आपसे कि चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है, ये तो बड़ा क्या सिंपल बोले सा है। थे तुम? इसमें कोई विशेष कुछ करना नहीं है कि अगर मान लीजिए कि आपको इपिक कार्ड मिला हुआ है जिसको वोटर आई कार्ड कहते हैं, तो इसका रोल क्या होता है, ये आपकी पहचान को सुनिश्चित करता है कि आप वहां पे जो वोटर लिस्ट में आपका जो नाम है, इस वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो नाम और पहचान दिया हुआ है, इसकी जस्ट सत्यता की पुष्टि करता है ये वोटर आईडी कार्ड। अगर मान लीजिए कि ये नहीं है तो इसके बदले में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को अलाउ किया गया है, जैसे आप पैन कार्ड लेकर के चले जाइए, इवन आपको आधार कार्ड का भी अलाउ किया गया है, आप इसको भी ले जा सकते हैं, डीएल लिया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अलाउ किया गया है। लेकिन ये सब के सब क्या करता है, वोटर की पहचान को सुनिश्चित करता है कि हाँ ये वोटर वास्तव में एग्जिस्ट करता है। अगर मान लीजिए कि वोटर नहीं है, अगर इसका किसी के पास ये आई कार्ड और ये सब नहीं है, तो फिर वो वोट नहीं दे सकता है, भले ही उसका वोटर लिस्ट में नाम क्यों ना हो। तो ये भी एक प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शन का है। तो वोट गिराते समय वोटर की आइडेंटिटी सुनिश्चित हो जाती है कि हाँ ये व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर उसका वोट होगा। दूसरा चीज क्या है कि इसके होने की वजह से एक बोगस वोटिंग होता था, तो बोगस वोटिंग नहीं होता। बोगस वोटिंग करने का मतलब है कि वो व्यक्ति खुद नहीं आया और उसकी जगह पे कोई दूसरा वोट डाल दिया। अगर ये व्यवस्था नहीं होता तो फिर यहाँ पे लिस्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति होता ये जाकर के वोट डाल देता, तो फिर वैसे इलेक्शन को आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? यस सर। बोलो। सर अधीक्षण का यहाँ पे क्या तात्पर्य होगा? अधीक्षण का मतलब होता है उसका सुप्रिटेंडिंग करना, मॉनिटरिंग अनुसर्वन होता है। निर्देशन अलग है। देखो अधीक्षण का सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि उसको सुपरवाइज करना, सबसे ऊपर चला जाता है वो, और निर्देशन हो जाता है कि डायरेक्शन देना, और नियंत्रण हो जाता है कंट्रोल करना। तो कंट्रोल करता है, डायरेक्शन देता है और सुपरवाइज करता है सबसे ऊपर से बैठ करके। ठीक है, अब इस क्रम में अगर कोई भी वो अगर नियम बनाता है तो वो अपने आप में एक ऑर्डर बन जाता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वाला पार्ट जो है ना, सबसे ऊपर वाला, जो अक्सर आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन जब भी आप लिखिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट जरूर कीजिए बढ़िया से, उसमें अगर आप इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना, तो इलेक्शन कमीशन को आप कितना भी बढ़िया से समझा लीजिए, आपको नंबर नहीं आएगा। क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा है कि इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या है वो बताइए, समझ रहे हैं ना। वो पूछ रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में, ये इतना शब्द क्यों लिखा, बेवकूफ है कमीशन, लिख देना चाहिए था इसको स्वतंत्र और निष्पक्ष हटा देता और तब पूछ देता आपसे कि चुनाव के संचालन में किस प्रकार में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। आपके लिए तो आंसर बदलेगा ही नहीं, दोनों के लिए आंसर सेम हो जाएगा। ऐसा है क्या? नो सर। चुनाव के संचालन में अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो बिल्कुल अलग हो जाता है। वहां हम लोग उस बात पे फोकस नहीं करेंगे कि उसको जज करने का अधिकार है, वो किसी चीज को कैंसिल कर सकता है, वो नियम बना सकता है, आचार संहिता है, वो अलग अलग समय तय करता है, निर्धारित करता है, टाइमलाइन डिसाइड करता है। ये सारी चीजें जो है ना वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपका पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 1951 का है, इसमें एक प्रावधान कहता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति या कोई नेता अगर किसी धार्मिक स्थल का या धार्मिक चिन्ह का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसको रोका जा सकता है या उसको समाप्त किया जा सकता है, उसका जो उम्मीदवारी है उसको खत्म किया जा सकता है। अब ये सीधा का सीधा उसको अधिकार दे देता है कि वो खुद तय करे कि कौन क्या प्रयोग कर रहा था। नतीजा क्या होता है कि आप देखते होगा कि कोई नेता अगर
किसी धर्म विशेष के बारे में अगर कोई किसी जनसभा में बोला तो कोई दूसरा उसका कंप्लेन करता है और इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कहता है इसकी जांच की जा रही है, जांच करने के बाद अपना तय करता है। तो ये रोल यहाँ दिख रहा है ना कि वो जांच भी कर लेता है, तो एक न्यायपालिका की तरह भी वो काम करता है। ठीक है, वो जज कर रहा होता है उस समय कि क्या सही में जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है। अगर उसको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ, जैसे पिछले चुनाव में देखिए वरुण गांधी को लेकर के ऑब्जेक्शन हुए थे कि वो उनकी जो भाषण करने की शैली है जिस प्रकार की थी वो एक धर्म विशेष के खिलाफ था। नतीजा ये हुआ कि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो कार्रवाई क्या होता है, तो एक दिन के लिए भाषण नहीं देना है। जोगी जी के ऊपर लगा था आरोप, जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जोगी जी को फिर भाषण देने से मना कर दिया गया, तो पनिशमेंट मिलता है कि आपको बोलने से मना कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जो इसको अधिकार मिला हुआ है वो फ्री एंड फेयर पोल के लिए लॉ बनाने का, जो आप देखिए यहाँ पे, तो लॉ बनाने का, जज करने का और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों रूप में इसको मिला हुआ है। तो जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझाइएगा ना, कितना भी यहाँ पे रामायण लिख दीजिए आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, यस सर। इससे कुछ पूछना है नहीं ना? पूछना है सर। बोलिए। हाँ, ये कहना था सर, जो सेकंड पार्ट है, टेल है क्वेश्चन का, हम्म, तो इसमें पॉइंट वाइज लिखा जाना ज्यादा उपयुक्त रहेगा सर, या फिर पैराग्राफ में ही? क्या कोई एक ही कार्य है ये चुनावी पहचान पत्र का? और क्या या करते हैं बताइए। सब क्वेश्चन पूछ रहा है इस संबंध में। अब हम नहीं लिख सकते हैं कि राशन कार्ड बनाने में हम प्रयोग करते हैं, अपना घर का पता बताने में प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट देखिए क्या है, इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र क्या करता है। तो इलेक्शन में चुनावी पहचान पत्र का क्या भूमिका है, जी समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन का दायरा कहाँ फिक्स कर रहा है वो। जी, हाँ, हाँ तो बोलो। इसको पैराग्राफ में ही लिखना ज्यादा बिल्कुल बेहतर बिल्कुल, रहेगा। लास्ट देखिए क्वेश्चन का जो टेल है ना, इस क्वेश्चन को अगर फ्रेमिंग कीजिएगा तो नीचे वाला जो पोर्शन है इस पे बहुत ज्यादा आपको लिखने के लिए स्कोप में है नहीं। ठीक है, तो आप इसको अगर मान लीजिए कि 50 से लेकर के 75 वर्ड लिखते हैं, जो स्टार्ट है क्वेश्चन का ओपनिंग, उसमें जो आपको अभी बताया कि तीनों पार्ट वाला एक्सप्लेन करना है, लॉ, जज और वो वाला, तो उसको पहले लिखिएगा तो ये लगभग आपको 100 वर्ड में लेके चला जाएगा। और बीच में ये सारा का सारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जितना अभी समझाए हैं ये बॉडी में डालिए, लेकिन ये बॉडी में डलते समय इसके साथ कोरिलेटेड होना चाहिए, तभी उसको लगेगा कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के रूप में लिख रहे हैं। आप ये नहीं लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या काम करता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने यही किया था कि इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है उसको लिख दिया था आंसर में। तो वो क्वेश्चन के नीड के अकॉर्डिंग ना आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये इस तरीके से है, वो लिंकेज करना पड़ता है। ठीक है, अब जी क्लियर हुआ? जी जी, क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि ये एक पूछ रहा है कि क्या आप सहमत हैं कि भारत की राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णनात्मक राजनीति की बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है? बिहार के संदर्भ में चर्चा करें। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्या लिखिएगा इसमें? वर्णात्मक का मतलब जाति जाति से है ना सर? एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स कहता है ये। एस्क्रिप्टिव एक समाज की विशेषता होती है, ठीक है ना? समाज की विशेषता। एस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि समाज एक स्तर में बटा हुआ है, तो स्ट्रैटिफिकेशन है, समाज को आप एक रूप में नहीं देख रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि एस्क्रिप्टिव सोसाइटी है। अब उस एस्क्रिप्टिव सोसाइटी का जो फीचर है उसको अगर यूज करने लगे राजनीति में तो हम लोग कहते हैं कि एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि राजनीति में धर्म की भूमिका पे आपसे धर्म के आधार पे अगर लामबंदी करने लगे लोग, या जानबूझ करके करे। अब जैसे आपको पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट रोकता जरूर है कि धर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर और मस्जिद जाने से तो नहीं रोकता ना। आप वहां पे कह सकते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से गए थे। अब याद कीजिए कि पिछले ही चुनाव में और उसके पहले कि कितने नेता थे जो मंदिर जाते थे और मंदिर जाने के बाद भगवान का फोटो लिया और अपना सेल्फी लेकर के अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया। ये एक सिंबॉलिकली हो गया ना कि आप उस धर्म के व्यक्ति हैं, आप गए थे वहां पे, आप अपने धर्म को मानने वाले को एक प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं कि हम आपके रिलीजियस पर्सन है, हम आपसे आप ही के प्रकार के जुड़िए। ठीक है ना? तो ये तरीका तो गलत है, ये रोकता जरूर है, लेकिन लोग करते हैं इसको। तो आप धर्म का प्रयोग कर दिए, आपने जाति का प्रयोग किया, इसके अलावा आप देखिए तो फिर वर्ग का प्रयोग किया आपने, जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, इन सब की राजनीति आप करने लग जाते हैं। महिलाओं की राजनीति अलग से शुरू हो जाती है। तो ये जितने भी आयाम बन जाते हैं ना, वो सब के सब स्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स का है। ठीक है, अब आपसे जो सवाल पूछ रहा है
ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात हो गई कि इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। सवाल ये पूछ रहा है कि क्या आप सहमत हैं कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णनात्मक हो गई है। ये 2-3 शब्द है, तो इसको कैसे लिखेंगे। पहला तो मुझे यही बताइए कि पहले शुरू में ही क्या ऐसा जब क्वेश्चन आता है कि सहमत होया जा सकता है या असहमत, तो पहले तो आपको मेंटली ये तय करना पड़ेगा कि सहमत होना है या नहीं होना है, ठीक है। दूसरा चीज होता है कि लिखें कैसे। एक तरीका होता है कि अगर सहमत होना है तो पहले ही क्लियर कर दिए कि हाँ भैया इसके पक्ष में हम हैं, और उसके बाद अपनी बात रख दिए। एक तरीका होता है कि नहीं, इसके हम विपक्ष में हैं शुरू में ही, और उसके बाद अपनी बात रख दी। एक मेथड ये है कि पहले अपना स्टैंड क्लियर किए, उसके बाद आंसर लिख दिए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप आंसर लिखते हैं और बाद में अपना स्टैंड क्लियर करते हैं, ठीक है। ये लॉजिकल मेथड है, दोनों मेथड यूज किया जाता है। सेकंड वाला ज्यादा तार्किक प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें आप पहले सारा चीज एक्सप्लेन कर देते हैं और तब आप तय करते हैं कि हाँ ये चीजें ऐसे हो रही हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो मेथड यूज करना हो करिए। पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसमें डिसाइड क्या कीजिएगा, इसमें क्या लिखना है। क्या आप सहमत हैं कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णात्मक राजनीति की बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है? बिहार के उत्तर में बताइए। दोनों, इसमें तो सर दोनों बातें हैं। दोनों बातें हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दोनों बात में आपको करना और क्या चाहिएगा। देखिए, इसको शुरू करते हैं ना ऐसी चीज को, तो पहले इसके पक्ष में लिखिए, पहले आप इससे एग्री होइए, ठीक है, कि आज की तारीख में मुख्य रूप से लगता है कि जो चुनाव हो रहे हैं ये विकास का चुनाव हो रहा है, या विकास के मुद्दे पर राजनीति की जाती है, या विकास ही उसका केंद्रीय विषय होता है। और इसको लेकर के आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैसे। तो कैसे, तो इसमें सामाजिक मुद्दों की भूमिका होती है, ये डाल दीजिए। इसमें विकास के मुद्दे होते हैं, जैसे सड़क, पानी, आवास, रोजगार, ऐसे मुद्दों की प्रमुखता होती है, ठीक है। जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र अगर आप देखिए तो आपको लगेगा कि यही चीजें होती हैं। तो पहला पार्ट में इसको पक्ष में लिखना है, जिससे लगे कि हाँ आप लिख रहे हैं कि वर्णनात्मक राजनीति नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड पार्ट में या सेकंड पैराग्राफ में आप जाएंगे तो वहां पे आपको अपनी ही बात से निगेट करना है, ठीक है ना। निगेट करने का मतलब है कि आप लिखेंगे कि उपरोक्त तथ्य को अगर और ज्यादा डीप में विश्लेषण किया जाए तो आज भी इससे पूर्ण रूप से सहमत होना कठिन प्रतीत होता है। क्योंकि आज भी अगर देखिए तो चुनाव में जो समाज की जो विशेषताएं हैं, जैसे धर्म का प्रयोग, जाति का प्रयोग इलेक्शन में, वर्ग का प्रयोग, लिंग का प्रयोग, आयु का प्रयोग, इन सब का प्रयोग आज भी चुनाव में किया जाता है। और इसका फिर आपको तर्क देना है कि कैसे किया जाता है। तो आप यहां से शुरू करेंगे कि किसी भी चुनाव में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने उम्मीदवार का चयन भी इसी आधार पर करते हैं कि कौन किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा और वहां का सामाजिक समीकरण कैसा है, किस धर्म के लोग वहां पे ज्यादा हैं, किस जाति के मानने वाले लोग हैं। आप पहला चीज यहां से शुरू करेंगे। दूसरा चीज आप यहां से शुरू करेंगे कि चुनाव के दौरान इस प्रकार के प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए आप डाल सकते हैं कि कोई अगर मेंबर है तो वो मंदिर गया तो उसने अपने सोशल मीडिया पे डाला। अब ये प्रत्यक्ष रूप से ये दिखता है कि ये उसका व्यक्तिवादी सोच है या व्यक्तिगत विचार है, या एक व्यक्ति के रूप में वो मंदिर गया था और उसने उस चीज को पोस्ट किया। लेकिन व्यवहारिक पक्ष इसका क्या हो जाता है कि जो पब्लिक है वो अपने आप को कोरिलेट करती है कि ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, तो फिर वो धर्म समूह के पास चला जाता है। तीसरा बात ये लिख सकते हैं कि चुनाव के दौरान में कई बार जो भाषण है उस भाषण को लेकर के आपत्ति होती है, ठीक है, कि भाषण में आपने कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग किया है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को नोटिस करना पड़ता है। तो ये सारा पार्ट देने के बाद अब जब आप निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तब फिर आपको एक स्टैंड लेने की जरूरत पड़ जाएगी कि निष्कर्ष क्या। अच्छा, दूसरा चीज, चूंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार के संदर्भ में ना, तो जहां कहीं भी ये सारा चीज लिखिएगा आपका रेफरेंस पॉइंट बिहार ही रहेगा। जब भी राजनीति लिखेंगे तो बिहार की राजनीति, ये सारा चीज, क्योंकि जितने भी मुद्दे यहाँ पे तय किए गए हैं ये सब बिहार के मुद्दे हैं। बिहार के इलेक्शन में ये सारा चीज काम करता है। अब जैसे मान लीजिए कि महादलित के लिए अलग से स्कीम लॉन्च करना, ये क्या है, ये भी एक स्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा हो जाता है। अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि हम छात्रों को क्रेडिट कार्ड योजना देंगे,
तो ये भी एक स्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाता है कि आप एक पार्टिकुलर सेगमेंट को वो कर रहे हैं। अगर आप टोटली डेवलपमेंट की बात कर रहे होते तो वहां पर इन सब चीजों का आप सहारा नहीं लेते, ठीक है ना। तो बिहार का रेफरेंस लेते हुए तब डालिएगा। और इसके बाद आ जाता है कि निष्कर्ष क्या रखें। रेफरेंस में बिहार के जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां, उनका उदाहरण भी दिया जा नहीं, सकता है। अवॉइड करना है, अवॉइड करना है। बिना नाम दिए आप लिख सकते हैं, जैसे बिना नाम दिए का मतलब है कि कोई अगर राजनीतिक दल है तो उनको लिखिए कि उन पे आरोप लगता है कि वो एक पार्टिकुलर धर्म के या जाति के समीकरण का प्रयोग करते हैं, जैसे माई समीकरण। माई समीकरण आप लिख सकते हैं, लेकिन जाति का नाम मत, पॉलिटिकल पार्टी का नाम मत लिखिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देखिए तो जो बीजेपी है उनके ऊपर आरोप लगता है भगवा पार्टी, तो एक के धर्म का ध्रुवीकरण करते हैं, तो आप नाम पार्टी का नाम मत लिखिए, लेकिन साथ में लिखिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर ये आरोप लगते हैं या उनके जो कार्य है वो ऐसे दिखते हैं। अवॉइड करना है पॉलिटिकल पार्टी का नाम, ठीक है ना। ये अच्छा नहीं माना जाता है कि आप अपनी लेखन में इस चीज को ओपन करेंगे, क्योंकि सब करता है, कौन पीछे है, ठीक है ना। जब कंक्लूजन दीजिएगा तो कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। इस पे पॉजिटिव का मतलब ये है कि पहले की तुलना में आप इसको कंपेयर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में एक शब्द है, उस शब्द का एक सिग्निफिकेंस है आज, ठीक है ना। तो आप जब ये सारा आंसर जब लिख देंगे तो जब कंक्लूड कीजिएगा ना तो आज के संदर्भ में बताइएगा कि ये सही है कि आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले चला करती थी, ये सब आज भी देखने को मिलता है राजनीति में, लेकिन इसके बावजूद आज की राजनीति जो है वो विकास केंद्रित होती जा रही है। हालांकि यह पूर्णतः नहीं हुई है, लेकिन उस रास्ते पर अग्रसर है कि आने वाले समय में राजनीति पूरा विकास आधारित होने लगेगा। तो आपको डिनायल क्या करना है कि पूर्ण रूप से नहीं है, पार्शियली ये सही है, ठीक है ना। क्लियर है जी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए कि ये क्वेश्चन है कि हाल के दिनों में भारतीय पार्टी की राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव क्या है। ये क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़िए क्या है। What are the implications of growing regional political parties on the Indian party politics in recent times? क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट, क्या है इस क्वेश्चन का, क्यों पूछा। देखो क्वेश्चन कमीशन में जो क्वेश्चन आता है ना, आप थोड़ा ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन पूछने वाला आपसे जानना क्या चाहता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर पढ़ रहे हो तो ये सोचो कि इसमें क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है। अगर ये समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, तो फिर आप उसको आंसर आसानी से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सेट करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होगा, थोड़ा दिमाग दौड़ा करके देखिए तो पता लग जाएगा आपको। थोड़ा दिमाग में सोचिए कि क्या क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है ये और क्या सोच करके पूछ रहा है। हाल के दिनों में भारतीय पार्टी अपने आप में क्या होता है कि राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव क्या है, क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या इफेक्ट है। अब भारतीय पार्टी मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय पार्टी। हाँ, ऑल इंडिया लेवल की जो पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसको आप भारतीय पार्टी कहेंगे। अब भारतीय पार्टी की राजनीति पर क्षेत्रीय दलों के प्रभाव क्या है, ये इफेक्ट आपको बताना है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए, अब इसका जो जेनेसिस है पहले समझ लीजिए, अकॉर्डिंग लिखिएगा। जैसे देखो, पहली चीज ये है कि राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई है तो इस राष्ट्रीय पार्टी पे इसका जो कंपैरिजन किया जा रहा है क्षेत्रीय पार्टी से, तो ये क्षेत्रीय पार्टी आई कहां से। पहला चीज तो यही निकल के आता है, यहीं से आपको ज्यादातर आंसर समझ में आ जाएगा। क्षेत्रीय पार्टी आई ही इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का पतन हो गया, डिक्लाइन कर गया, ठीक है ना। ये भारत की राजनीति में ये दोनों घटना एक साथ हुआ और दोनों के पीछे एक ही कारण है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का नेशनल पार्टी का डिक्लाइन करना और फिर रीजनल पार्टी का उत्थान होना, ये पैरेलल घटना है, एक साथ दोनों होता है। अब इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि राष्ट्रीय पार्टी की जो प्रासंगिकता थी, ये अपनी प्रासंगिकता को इन्होंने खो दिया। नतीजा ये हुआ कि इस कमी को भरने के लिए जो रीजनल पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, वो पिक्चर में आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्थानीय मांग थी, स्थानीय आकांक्षाएं थी,
उस आकांक्षा पे राष्ट्रीय पार्टी पूरी नहीं उतरी। नतीजा ये हुआ कि क्षेत्रीय दल के उभरने का मौका मिला। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है जी। अगर ये क्लियर है तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि यहां से जब क्षेत्रीय पार्टी उभरी तो इसका असर क्या हुआ, गठबंधन का सरकार। क्लियर है ये, कोलिशन गवर्नमेंट बना यहां से, क्योंकि रीजनल पार्टी अगर डोमिनेट करने लगे और राष्ट्रीय पार्टी ऑल इंडिया लेवल की जो पार्टीज थी उनका डिक्लाइन अगर हुआ तो फिर उनको बहुमत मिलना बंद हो गया। जब बहुमत मिलना बंद हो गया तो आज की राजनीति अगर देखिए तो केंद्र और राज्य में हर जगह लगभग किसी न किसी प्रकार का अलायंस की गवर्नमेंट है, किसी न किसी प्रकार के गठबंधन की सरकार है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी पे जो इम्प्लीकेशंस हुए, जो प्रभाव क्या पड़ा, तो पहला प्रभाव ये पड़ा कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को गठबंधन की सरकार में जाना पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये, अब गठबंधन की सरकार में जब जा रहे हैं तो ये वाला पार्ट देखिए कि राष्ट्रीय स्थानीय आकांक्षाएं जो थी वो पीछे छूट गई। अब ये स्थानीय आकांक्षाएं किस चीज से संबंधित है, तो ये मोटे तौर पर अगर देखिए तो आर्थिक विषय से संबंधित है, इसके अलावा सामाजिक विषय से संबंधित है। अब मान लो बिहार की राजनीति अगर हो रही है लोकल, तो बिहार की राजनीति में बिहार की अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखना होगा या केंद्र या केरल की अर्थव्यवस्था को केंद्र में आप रखेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था केंद्र में होगी। अब बिहार की अर्थव्यवस्था अगर केंद्र में है तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करेगी उसी को डोमिनेंस मिलेगा ना। तो राष्ट्रीय पार्टियों के साथ दिक्कत क्या हुआ कि ये हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे पर ही काम करते चले गए, स्थानीय मुद्दे पीछे छूटते चले गए। तो इसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि स्थानीय मुद्दे जो आर्थिक से संबंधित थे, जो सामाजिक डेवलपमेंट से संबंधित थे, वो प्रभावी होने लगे। और ये क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव इस प्रकार की नीतियों को लागू करने के लिए सरकार को दबाव बनाती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि स्थानीय आकांक्षाएं या स्थानीय आर्थिक मुद्दे, आर्थिक विकास के मुद्दे ये प्रभावी होंगे और इसको फिर आपको बताना पड़ेगा। अब ये क्यों होता है, तो इसका कारण है कि आर्थिक रूप से हर राज्य अलग अलग लेवल पर है, सभी की समान स्थिति नहीं है, आर्थिक रूप से सभी की समान विशेषता नहीं है। कोई औद्योगिकृत राज्य है तो किसी का टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक ही फ्रेम में, एक ही कानून से, एक ही प्रकार की नीति से उन सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो जो क्षेत्रीय दल है वो अपने क्षेत्र की विशेषताओं के अनुसार नीति तय करने का दबाव डालते हैं। तो एक पार्ट तो ये हो जाता है। इसी प्रकार से सामाजिक डेवलपमेंट को अगर देखिएगा तो समाज की अलग अलग स्थिति है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वहां पे पॉलिसी तय करना होगा। ठीक है, तो कोलिशन गवर्नमेंट ने जितना भी चीज आपको बताए थे पॉजिटिव एस्पेक्ट में आता है वो सबके सब आ जाए। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा चीज इसमें आता है कि इसकी वजह से जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वह राष्ट्रीय मुद्दों पे प्रभाव उसका कम हो जाता है। ठीक है, और ये हम लोग देख चुके हैं पिछले भारत में जो केंद्र की सरकार बनी थी पहले, तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दे थोड़े से पीछे छूट जाते थे और वहां पे स्थानीय मुद्दों का डोमिनेंस हो जाता था और इसकी वजह से कई बार हमारी विदेश नीति तक को इफेक्ट प्रभावित होना पड़ा था। ठीक है ना, तो इतना पे आपको इसको फोकस करना होगा। और बताइए, और कुछ पूछना है इसमें? ये समझ में आया था ये क्वेश्चन? चले जी सर, बढ़िया हो गया सर। हाँ बोलिए सर, इस क्वेश्चन में भी किसी पार्टी का नाम अवॉइड करेंगे सर? अरे बिल्कुल करोगे यार, कैसे लिख दोगे इसमें किसी पार्टी? किसको लिखोगे? जैसे बिहार में जैसे राष्ट्रीय पार्टी भाजपा है, तो ये जदयू भाजपा का गठबंधन है, जदयू प्रभावी है, इस ढंग से नहीं लिखा जा सकता है ना? नहीं, ठीक है। आपसे देखिए क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसका सीधा सीधा है कि पहला तो इसका कॉन्टेक्स्ट बिहार नहीं है, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि बिहार के संदर्भ में लिखिए। ठीक है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट सीधा सीधा है कि भारतीय पार्टी की राजनीति पर पूछ रहा है कि उस राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उसकी राजनीति यही हो रही है ना कि उसको भी अब स्थानीय मुद्दे को उठाना पड़ रहा है, समझ रहे ना। तो उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को नाम लेकर के कोट करना ठीक नहीं है।
बिल्कुल सर क्वेश्चन है, आंसर सर हेलो हाँ बोलिए। सर, तो जैसे बोला जाता है सर कि आप एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकते हैं सर। बिल्कुल नहीं, जो बोलते हैं वो पता नहीं कैसे बोलते हैं, मेरा ये इससे बिल्कुल मैं डिनाई करता हूँ। कभी भी आंसर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप नाम ना लिखें जब तक कि आपसे कहा नहीं गया हो। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक क्यों कहते हैं, तो वहां पूछ दिया गया है तो आप लिखिए। जी सर। अननेसेसरी, देखिए एक थर्ड पार्टी राइटिंग होती है आंसर की, एक बायस्ड राइटिंग होती है, ठीक है ना। कमीशन में आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप निष्पक्ष होकर के थर्ड पार्टी आंसर राइट करें। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि ना आप इधर है ना आप उधर है, आप निष्पक्ष होकर के लिख रहे हैं। तो जब निष्पक्ष होकर के लिख रहे हैं तो फिर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्यों दें। अगर मान लीजिए कि इसमें आप अगर 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि अगर आप इस क्वेश्चन पे बिहार का एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ कि इसमें बिहार में कई पैटर्न है इसी पे। अब जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे जो भारतीय पार्टी थी वो कांग्रेस, अब आपसे पूछ रहा है ना कि क्षेत्रीय दल का प्रभाव पड़ा तो कांग्रेस की क्या हालत हो गई। आपको अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पहले यहाँ सत्ता में रही, आजादी के बाद से इतने समय तक उसका क्षेत्रीय दल का उत्थान हुआ तो आज कांग्रेस पार्टी की हालत ये हो गई है कि 10 विधायक भी खुद से नहीं जीत सकते। अगर इस प्रकार का चीज आप लिखेंगे ना तो इट विल बी पॉलिटिकल आंसर, ठीक है। आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है तो आप सिंपली बता दिया, पहले ही बता दिया ना कि एक तरफ अगर एक का उत्थान हो रहा है तो दूसरे का डिक्लाइन हो रहा है, और ये उत्थान और डिक्लाइन जो दोनों का है ये रिलेटेड है, एक अगर उठेगा तो दूसरा गिरेगा ही गिरेगा। अब अगर आप दूसरा पार्ट लिख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जैसे भाजपा और जदयू, अगर इन दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं तो एक अखिल भारतीय पार्टी है, वो पूछ क्या रहा है उस पार्टी की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये क्वेश्चन का स्टैंड देखिए, राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय दलों के क्या प्रभाव पड़े। तो अब प्रभाव ये पड़ा कि अखिल भारतीय पार्टी होकर के गठबंधन की वजह से इन्होंने अपने उन तमाम मुद्दों को छोड़ा और गठबंधन के मुद्दों के आधार पर ये काम करना शुरू किए। अब अगर गठबंधन में स्थानीय मुद्दे डोमिनेट कर रहे हैं तो स्थानीय मुद्दे की राजनीति ये करना शुरू कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ स्कोप है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम दीजिए, ठीक है ना। बचना है इस चीज से। चलें जी। ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ना, संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। अब ये देखो, ये दोनों दो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक होता है ना कि एक क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हैं तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट में कुछ रिलेशनशिप हो, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पे जब आप आंसर लिखिएगा तो दोनों को बिल्कुल सेपरेट करके लिखिएगा, ठीक है। जैसे पहला पार्ट है कि संविधान और संवैधानिकता में के बीच क्या अंतर है, क्या लिखेंगे आप इसमें बताइए। बहुत लोग लिखे भी होंगे एग्जाम में। एक सिंपल सा तरीका यह है कि लोगों ने क्या किया कि संविधान को परिभाषा दे दिया, कि संविधान का डिफिनीशन बता देते हैं, और दूसरी तरफ अगर किसी को ध्यान है तो संवैधानिकता की परिभाषा दे दी, अगर याद है तो, और फिर छोड़ दिया। इसमें ध्यान ये रखना है कि देखिए, संविधान और संवैधानिकता, पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों जुड़ा हुआ है लोकतंत्र के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि दोनों का संबंध, आपसे अंतर पूछ जरूर रहा है लेकिन आप शुरुआत यहीं से करेंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान और संवैधानिकता एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है, ठीक है। संविधान एक वह मौलिक दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी भी राष्ट्र का शासन और प्रशासन चलाया जाता है या चलाए जाने चाहिए, जबकि संविधानवाद या संवैधानिकता एक प्रकार से उस नियम में आस्था या उस नियम में विश्वास करता है जहां पे राज्य की शक्तियां अतिशय नहीं बढ़ जानी चाहिए और वो नियमों के अधीन होनी चाहिए। तो अगर रूल ऑफ लॉ है और अगर वहां पे जो सरकार है वो नियम से संचालित होती है तो यह संविधानवाद कहेंगे। अब यहीं से दोनों निकलना शुरू हो जाता है कि डिफरेंसेस क्या होगा। तो संवैधानिकता एक प्रकार से आस्था हो गई, विश्वास हो गया कि जो सरकार है वह सरकार सीमित होनी चाहिए। तो सीमित गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है वो संविधानवाद का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सीमित सरकार, अब ये सरकार अगर सीमित होगी
तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उस पे जो सीमा आरोपित करेगी वो कौन करेगी, तो वो संविधान करेगा। ठीक है, तो संवैधानिकता जो है संविधान में जो उल्लिखित प्रावधान है इसके आधार पे काम करता है, इसके अलावा अन्य सिद्धांत इसके लिए काम कर सकता है, अन्य कोई भी सिद्धांत इसके लिए उपयोगी हो सकता है जो सरकार को सीमित करता हो। ठीक है ना। अब एक प्रकार से देखिए तो जो संवैधानिकता है ये अपने आप में एक सिद्धांत है जो निरंकुश शासन की जो अवधारणा होती है उसके खिलाफ जाता है, उसके विपरीत होता है, और ये मानता है कि सरकार की शक्तियां सीमित होनी चाहिए और सरकार की शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जो व्यक्तिगत जो अधिकार है और जो सामुदायिक हित है उसके बीच में सामंजस्य स्थापित कर सके। तो सीमित सरकार इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, अब दूसरा चीज इसमें जो डिफरेंस में आता है वो ये कि जितने भी आप दुनिया भर के संविधान को देखिए ट्रेडिशनली और सामान्य तौर पे ये वर्ड यूज कीजिएगा कि आमतौर पे जितना भी संविधान होता है ये सबके सब लिखित होते हैं। सामान्य तौर पे बहुत सारे ऐसे देश के संविधान है जो अलिखित भी है, लेकिन जो संवैधानिकता और संविधानवाद है ना ये हमेशा अलिखित होता है। ठीक है, तीसरा चीज ये है कि कहीं पर भी संविधान हो जाने की वजह से ही, संविधान मात्र होने की वजह से वहां संविधानवाद होगा जरूरी नहीं है। ये समझ रहे हैं। एग्जाम्पल दीजिएगा पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में भी संविधान है लेकिन वहां पर संविधानवाद नहीं है। तो जब संविधानवाद नहीं है तो वहां पे जो सरकार है तख्ता पलट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस संविधान में वहां के लोगों की आस्था नहीं है, लोग उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा यहाँ पे डिफरेंस यही आ जाता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी आस्था रही है। अब ये जो आस्था रहा है, ये जो संविधानवाद है या सीमित सरकार का कंसेप्ट है, ये अचानक से एक दिन में लागू होने वाली चीज नहीं है। जैसे आप कानून बनाते हैं तो कानून एक दिन में आप बनाते हैं, पास करते हैं और लागू कर देते हैं, लेकिन संविधानवाद को आप एक दिन में लागू नहीं कर सकते। इसका एक विकास होता है, इसका धीरे धीरे जनता में ये प्रभावी बनती है। ठीक है, जबकि जो संविधान है इस संविधान को एक झटके में लागू कर दिया जाता है। जैसे भारत में संविधान लागू हुआ तो 1950 में आपने एडॉप्ट किया और कह दिया कि आज से देश में संविधान आ गया, लेकिन अब इस संविधान के अनुसार शासन करेंगे और जनता स्वीकार करेगी कब? रातों रात क्या जनता स्वीकार कर लेगी कोई चीज? नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कई फेज में इसको स्वीकार किया गया। पहले निर्माताओं ने स्वीकार किया कि हाँ भाई जो हमने संविधान बनाया है इस संविधान से हम शासित होंगे, मतलब कि सीमित सरकार होगी। पहले निर्माता ने स्वीकार किया, इसके बाद धीरे 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 जनता ने स्वीकार कर लिया इसको। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखिएगा तो जो संविधान में जो परिवर्तन होते हैं या जो संशोधन किए जाते हैं, ये संवैधानिक परिवर्तन और संशोधन स्थानीय विशेषताओं के अनुसार होती हैं। स्थानीय विशेषता जब कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस जगह की जहां पे ये लागू है वहां की पॉलिटिकल चेंज क्या हो रहे हैं, वहां के सोशल चेंजेस क्या हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है। जबकि जो संवैधानिकता का जो कंसेप्ट है ना ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाता है। और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या है? सीमित सरकार का, लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए। इसमें कोई रीजनल आधार पर इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाता है, बल्कि अक्सर यही तय किया जाता है कि सरकार को और कितना और किस प्रकार से सीमित किया जाए। ठीक है, यहां तक लिख लीजिएगा। अब इसमें सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल संरचना का जो प्रश्न आता है कि मूल संरचना क्या होता है, तो पहला चीज तो ये है कि ये इसकी परिभाषा नहीं है कुछ भी, ये अपरिभाषित टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसको परिभाषित करता है या सुप्रीम कोर्ट इसको समय समय पर परिभाषित करता है। अब इसका चूंकि क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह नहीं पूछ रहा है कि इसका डेवलपमेंट क्या है, तो अननेसेसरी इसमें शंकरी प्रसाद का केस, इसमें गोलकनाथ का केस, फिर उसके बाद केशवानंद भारती का, मिनर्वा मिल्स का, इन सबको देने का कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन का डिमांड नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा है कि इसका
ऐतिहासिक विकास क्रम कैसे हुआ है या किस प्रकार से ये भारत में आया है। आपको यहाँ पे क्या देना है कि इसकी जो जेनेसिस है, एक लाइन में आप इसको देना है कि इसका उद्भव कैसे हुआ। तो इसका उद्भव हुआ वास्तव में संसद के अधिकारों को लेकर के, कि संसद को 368 में जो अधिकार दिए गए थे संविधान में संशोधन करने का, वह संशोधन करने का अधिकार किस रूप में मिला हुआ है। क्या पूरे संविधान में वो संशोधन कर सकते हैं, संशोधन करते हुए वो क्या परिवर्तन कर देंगे, कितना अधिकार मिला हुआ है। तो आर्टिकल 13 के साथ 368 का एक प्रकार से संघर्ष होने लगा। आर्टिकल 13 जो विधि की बात करता है, तो सवाल ये उठा कि जो आर्टिकल 13 में विधि डिफाइन है, क्या संविधान संशोधन को हम उस विधि में रख सकते हैं। अगर संविधान संशोधन को वैसे विधि में रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है और अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो वैसी स्थिति में आप उसको खारिज कर सकते हैं। अगर ये बात सही होता तो उस समय मान लीजिए कि मौलिक अधिकार दिया हुआ था संपत्ति रखने का अधिकार, और संपत्ति रखने के अधिकार को आप हटा रहे थे, तो फिर 368 अगर लॉ है तो फिर आप उसको रिजेक्ट करते। इसी संघर्ष में कि संसद 368 का प्रयोग करके संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार रखती है, संसद का ऐसा मानना था। न्यायपालिका के साथ उसके इसी बात को लेकर के संघर्ष शुरू हो गया और इसी में एक प्रकार से समझौता हुआ दोनों के बीच में, और वह समझौता होता है आपका केशवानंद भारतीवाद में, जहां पे केशवानंद भारतीवाद में ये स्वीकार कर लिया गया कि संसद को 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, राइट। लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब संविधान के मूल ढांचे में अगर संशोधन नहीं कर सकते हैं तो ये मूल ढांचा है क्या, इसको अपरिभाषित छोड़ दिया, ठीक है ना। अब संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ये है क्या, किस किस चीज को आप कहेंगे कि मूल ढांचा है। तो ये संविधान में इसको कहीं परिभाषा नहीं दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपरिभाषित रखा। अपरिभाषित रखने के पीछे मूल कारण क्या था कि जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे इसको हम लोग एक्सपैंड करते चलेंगे। तो एक प्रकार से ये गत्यात्मक अवधारणा हो गई कि जिसमें समय समय पर बहुत सारी चीजों को शामिल करते न्यायपालिका चला गया। अब ये तो हो गया कि मूल अवधारणा क्या थी, कि मूल संरचना होता क्या है, ठीक है। सवाल अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी जांच कीजिए, एग्जामिन करने के लिए आपसे कह रहा है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि मूल अधिकार होता क्या है। अब इसके बाद आपको एक छोटा सा पैराग्राफ में या पॉइंट्स में लिखना होगा कि इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायपालिका ने कई चीजों को संविधान के मूल ढांचे में शामिल कर दिया। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, अगर इसको देखिए तो यह भी मूल ढांचे का पार्ट है। इसके अलावा फिर देखिए तो संघीय ढांचा, भारत एक संघ होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी मूल ढांचे का पार्ट हो गया। फिर आप देखिए तो गणराज्य होगा, ये गणराज्य भी शामिल हो गया। इसके अलावा फिर देखिए तो धर्मनिरपेक्षता को रख दिया, धर्मनिरपेक्षता जो है यह भी भारत के संविधान का मूल पार्ट है, मूल ढांचा है। इसके अलावा देखिए तो इवन न्यायिक समीक्षा, इसको भी रखा गया कि न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है, यह भी मूल ढांचे का पार्ट है। फिर आप देखिए तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच जो संतुलन है, जो मिनर्वा मिल्स में कायम किया गया, यह भी एक प्रकार से मूल ढांचा है। फिर आप देखिए तो शक्तियों का विभाजन, अभी जो हम लोग एक डिस्कस किए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जाना, यह भी मूल ढांचे के पार्ट में है। ठीक है, ये तो सब बड़ा सकारात्मक सा बात है। जांच का मतलब क्या होता है, जब ये कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए तो जांच का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर भारत के संविधान को अगर देखिए तो जांच वाले पार्ट पे आपसे कह रहा हूं कि लिखेंगे आप इसको भी, बताएंगे कि संविधान ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इन मामलों को मूल अधिकार में शामिल कर, मौलिक ढांचे में शामिल कर दिया है, और जिसकी वजह से जो एक प्रकार से संसद और न्यायपालिका के बीच के जो संघर्ष थे उस पर विराम लगा है। इसके अलावा देश में संविधान को चिरस्थायी बना दिया है कि संविधान में आप छोटे मोटे परिवर्तन कर सकते हैं, उसको सामयिक बना सकते हैं, लेकिन कभी भी संविधान की मूल स्ट्रक्चर को या संविधान की मूल भावना को पलटा नहीं जा सकता है। तो इससे क्या फायदा मिल गया कि हमारे यहाँ जो संविधान है
उसका जो मोटी मोटी रूपरेखा है वो हमेशा बनी रहेगी। तो शासन प्रणाली जो हमारी व्यवस्था है, जो विशेषता है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बरकरार रखेगी। ये एनालिसिस करने के बाद जब आपको जांच करना है तो इसका सिंपल सा 2-3 पहलू है जिसपे आप जांच कर लें। जैसे पहला चीज ये है कि हमारे संविधान की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, अब ये शक्तियों का विभाजन सबके बीच में है, संसद के बीच में भी है और एक प्रकार से न्यायपालिका के बीच में। लेकिन जो ये अवधारणा जो मौलिक ढांचे का जो रखा गया है, इसमें आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका सुपरसीड कर रही है, कि न्यायपालिका जब चाहे तब किसी भी विषय को उठा करके कह दे सकती है कि ये संविधान के मूल ढांचे का पार्ट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा कोई भी स्थिति बनती है तो वहां पे संसद जो एक प्रकार से जनप्रतिनिधियों की सभा है, जो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उसके ऊपर न्यायपालिका का एक प्रकार से शासन हो जाएगा या न्यायपालिका उसको निगेट कर देगी। ठीक है, तो शक्ति संतुलन के लिए ये जो आवश्यक तत्व है उसका इसमें अतिक्रमण होता हुआ दिखता है। उदाहरण के लिए आप जब इसको लिखिएगा तो वो सेकेंड पॉइंट का पार्ट है कि ये एक प्रकार से न्यायपालिका की तानाशाही को वृद्धि करने का भी इसमें अंदेशा है। अब ये कैसे है, इसको आपको, चूंकि ये पहले नहीं लिख सकते थे लेकिन अब ये घटना घट चुकी है तो इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एनजीएसी का प्रावधान था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जो बात हुई थी, जिसमें सरकार ने ये प्रावधान किया था कि अब जो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वो कॉलेजियम सिस्टम से नहीं होगा बल्कि एनजीएसी के माध्यम से होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो भी शामिल होंगे, वहां पे सरकार के भी नुमाइंदे होंगे और राष्ट्रपति फिर उनका अपॉइंटमेंट करेगा। अब जब ये मामला जुडिशियल रिव्यू और उसमें गया तो इसने जो क्या इंटरप्रिटेशन किया न्यायपालिका ने कि जजों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो जो रिकमेंडेशन करेंगे राष्ट्रपति को, वह उनके लिए बाध्यकारी है और उसी के अनुसार उनको नियुक्ति करना है। और यह जो प्रावधान है संविधान में, ये संविधान का मौलिक ढांचा है। अब एक चीज बताइए कि एनजेएसी जैसा चीज जो एक प्रकार से जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, वहां पे न्यायपालिका ने अपने आप को सुप्रीम बना दिया कि वहां कार्यपालिका किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ये एक प्रकार से न्यायपालिका की तानाशाही हो गई। दुनिया भर में एकमात्र भारत का ही ऐसा देश है जहां पे न्यायाधीशों की नियुक्ति भी खुद न्यायपालिका करती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर करनी होती है तो जजमेंट भी वही देते हैं और न्याय भी करते हैं। तो यहाँ भारत में राष्ट्रपति का जो रोल रह गया है जजों की नियुक्ति में, वो सिंबॉलिक रह गया है। ठीक है, तो जांच, यही आपको जांच करना है कि एनजेएसी में जिस प्रकार से न्यायपालिका ने इसका निर्वचन किया और जिस तरीके से इसको मौलिक ढांचे का अंग बना दिया, ये कई प्रकार के प्रश्न को खड़ा करता है कि क्या कहीं ऐसी तो स्थिति नहीं बनते जा रही है कि मौलिक ढांचे के नाम पे न्यायपालिका अपने आप को सबसे ऊपर रखने की कोशिश कर रही है और इसकी वजह से संसद और न्यायपालिका के बीच में टकराव हो सकता है। ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको जब आप कंक्लूजन जब देने जाइएगा तब आप लिखिएगा कि इक्का दुक्का मामले के अलावा भारत में संसद और न्यायपालिका के बीच में किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है और मूल ढांचे का जो संकल्पना है वो संविधान के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है? क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे हो? ठीक है सर। नहीं, कुछ गड़बड़ है तो बताओ, नहीं समझ में आया या कुछ एग्जाम में लिखने में कुछ उल्टा पुल्टा करके आया हो तो बताओ। कई लोगों का ये है कि वो कुछ लोग वीडियो देख सर, हाँ बोलो, बताओ सर जांच में मतलब न्यायिक सक्रिय, हेलो सर, हाँ बताइए, सुन रहा हूँ सर, हेलो, हाँ बोलिए ना, आवाज सर मूल ढांचा का जो आप जो जांच वाला वो जो पार्ट बता रहे हैं ना सर, तो वहाँ पे निगेटिव पॉइंट लिखना ना सर, मतलब जांच का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए जो नकारात्मक पहलू है सर, मतलब जरूरी नहीं है नकारात्मक कैसे, अगर देखिए जब कोई भी चीज को ना समझिए कि वो कैसे, जैसे मान लीजिए कोरोना का टेस्ट अभी हो रहा है, ठीक है, जांच कराने गए तो जरूरी है कि निगेटिव ही होगा, बात समझ रहे हैं ना? वहां जी सर जी, अगर गए तो कोरोना नहीं है ये भी तो अच्छी बात निकल के आई और कोरोना निकल गया ये नकारात्मक हुआ, तो जांच का सिर्फ नकारात्मक मतलब होगा ऐसा नहीं है।
हमने क्या कहा कि जब जांच आप करेंगे तो ये एक चीज निकल के आता है कि एक ऐसा चीज दिख रहा है कि ये किया, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ यही नहीं किया ना, न्यायपालिका ने तो ये भी कर दिया ना कि संविधान को एक अस्थाई बना दिया, कि संविधान के मौलिक ढांचे में या जो मूल बातें हैं उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसे समझे कि एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में पिलर बने रहते हैं, तो पिलर को फिक्स कर दिया न्यायपालिका ने। अब कह रही है कि आपको जहां मन में आता है वहां कमरा बना लीजिए, जहां मन में आता है खिड़की निकाल दीजिए, बेडरूम निकाल दीजिए, बाथरूम बना लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पिलर कभी भी अगर आप तोड़ेंगे तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। तो इससे बिल्डिंग तो अस्थाई हो गया जी ना। सर। सेम कंसेप्ट है कि भारत के संविधान में वैसे पिलर्स कौन कौन सी है जिसपे ये संविधान चल रहा है, तो उसने वैसे पिलर्स को आइडेंटिफाई किया और कह दिया कि आपको जो करना है कीजिए, इस पिलर को आप नहीं हिला सकते, ठीक है। ये एक प्रकार से पॉजिटिव ही तो पार्ट है कि संविधान का जो हमारे यहाँ प्रासंगिकता है वो लंबे समय तक बना रहेगा, और हमारे यहाँ जो शासन है वो रूल ऑफ लॉ से चलता रहेगा। निगेटिव पॉइंट ये लग रहा है कि जो एनजेएससी एक अच्छा चीज हो सकता था, अच्छा चीज सेंस में कॉलेजियम की जो व्यवस्था है वो वेग है, उसको लेकर के कई प्रकार के क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्वेश्चन होता है, भारत में भी होते हैं। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति एक प्रकार से भाई भतीजावाद चलता है। अगर आप उसके पूरे फंक्शन को देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, तो आज का बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट का किसी को उठा लीजिए तो उसके जो पिताजी रहे होंगे या कोई रिलेटिव रहा होगा सुप्रीम कोर्ट का जज रहा होगा, या पहले का बहुत बड़ा वकील रहा होगा। तो ये भारत की न्याय व्यवस्था के लिए अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आम आदमी का उसमें पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होगा। तो ये एनजेएससी अपने आप में कंसेप्चुअली अच्छा था। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है न्यायपालिका और पार्लियामेंट के बीच में, उससे डिनायल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एनजेएससी को ही न्यायपालिका ने खारिज कर दिया, ये तो सीधा सीधा दिखा रहा है ना कि वो अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं चाहते हैं। तो इसको आप कैसे कह दीजिएगा कि बहुत अच्छा चीज है। तो एक पॉइंट निगेटिव निकल के आ रहा है, ठीक है, कि ऐसी आप हो सकती है, लेकिन 10 पॉइंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव है, आपको उसमें रखना है, ठीक है। दोनों बातें ठीक है, जब जांच करने के लिए कह रहे हैं दोनों चीजें, जी सर जी। पॉजिटिव और ना सिर्फ निगेटिव, दोनों बातें, तभी आप एक प्रकार से न्यूट्रल होकर के बात बताइएगा, और बाद में कंक्लूड जब करेंगे तो पॉजिटिव, वहां पे कोई निगेटिविटी नहीं, ठीक है ना। और जब एनजेएससी वाला बात भी अगर लिखेंगे तो उसमें इस चीज को जरूर लिखना है कि दोनों के ऑब्जेक्टिव जो थे, दोनों के जो उद्देश्य हैं वो नोबल उद्देश्य है। सरकार का भी अगर उद्देश्य है तो वो नोबल है कि वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेसी को यूज किया जाए और जुडिशियरी में भी वो चीजें हो, ठीक है, भाई भतीजावाद का आरोप ना लगे। और न्यायपालिका भी चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जजों की नियुक्ति के माध्यम के बहाने कार्यपालिका न्यायपालिका के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ इसको भी पॉजिटिव रूप में डालना है, सिर्फ आपको डाउट करना है कि ऐसी संभावना हो सकती है कि इस तरीके की चीजें हो। क्लियर है? जी सर। आगे चले। दूसरा एक सवाल है जो आसान सा क्वेश्चन है, ये भी जैसे इसमें देखिए, केंद्र प्रायोजित योजना केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है, ये तो बता रहा है पहली बात में। प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें। क्या हो सकता है इसमें? देखो, टिपिकल एनालिटिकल टॉपिक है, इसको कैसे आप मार्क्स फेचिंग कराइएगा ये आपके राइटिंग स्किल और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा कि उस समय आपका दिमाग कितना एक्टिवली काम करता है। अदरवाइज ये सब क्वेश्चन पे नंबर उम्बर नहीं आता है किसी को, ठीक है ना। पहले तो ये बताइए कि केंद्र प्रायोजित योजना होती क्या है। दो टर्म है, ये समझ में अगर आ जाएगा तो अब इधर समझना आसान होगा। केंद्रीय योजना और एक होता है केंद्र प्रायोजित योजना, दोनों दो चीज है। केंद्रीय योजना जो होती है इसका जो लागू करने की जिम्मेवारी होती है वो केंद्र की होती है, ठीक है ना। ये डायरेक्टली केंद्र लागू करता है अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। जबकि अगर आप केंद्रीय प्रायोजित योजना को अगर देखिएगा तो ये होता है, इसको राज्यों के माध्यम से लागू किया जाता है, ठीक है। तो भारत का जो संघीय ढांचा है इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो है, ये इसका जो विजन है, इसका जो
ऑब्जेक्टिव है वो तय करता है केंद्र की सरकार और इसको लागू किया जाता है राज्यों के द्वारा। ठीक है, तो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं ऐसी ही योजनाएं। अब आपसे पूछ रहा है कि ये हमेशा एक प्रकार से विवाद का विषय रहता है, इसको कैसे आप रखेंगे? देखिए, आर्टिकल नंबर 282 से ये कंसेप्ट डिराइव होता है और वहां से जो केंद्र की योजनाएं लागू होती है, इन योजनाओं में अगर देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट रखा जाता है कि ऐसी योजनाएं सामाजिक विकास के लिए लागू किया जाता है और इस प्रकार की योजना को कहा जाता है कि ये एक प्रकार से फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप का मतलब हो गया कि इसके ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमें करना क्या है, सोशल डेवलपमेंट करना है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें समस्या है, क्योंकि समस्या ये है कि इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं चलती हैं केंद्रीय प्रायोजित, इसमें राज्यों को भी कुछ ना कुछ पैसा डालना होता है, राज्यों की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, अब दूसरी तरफ जब इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट को करना है तो मशीनरी माध्यम स्टेट का यूज होगा, योजना केंद्र का होगा, तो इसको लेकर के कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब आपसे उदाहरण के लिए कह रहा है तो इसको आपको पहले बताना होगा कि ऐसी ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं। उदाहरण के रूप में सारे एग्जाम को आप नहीं ले सकते, लेकिन आप जैसे एक को ले लीजिए, मनरेगा से, हाँ वो भी है, जे नूर्म को ले लीजिए, जवाहरलाल अर्बन रिन्यूअल मिशन है, इसको ले लीजिए, आयुष्मान भारत सर, आयुष्मान भारत को ले लीजिए, मनरेगा को ले लीजिए, इंदिरा आवास योजना जो था जिसको आज प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में हो गया, ये ले लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान ले लीजिए। सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, कैसे वो बता देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आईसीडीएस को ले लीजिए। जितने मिशन चलाए जाते हैं ना, जैसे हॉर्टिकल्चर मिशन है, बागवानी से हो गया, पशुपालन से हो गया, ऐसे जितने मिशन होंगे वो सारे के सारे मिशन आ जाएगा। इसके अलावा एक ये देखिए स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम है जो केंद्र प्रायोजित है और ये राज्यों के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसको लेकर के डिस्प्यूट क्या क्या हो सकता है वो समझना है आपको। देखिए, पहला डिस्प्यूट ये होता है कि जो योजना बनाया जाता है वो राज्य के अनुसार नहीं बनता, राज्य की आवश्यकता के अनुसार नहीं बनाए जाते हैं। पहले ही बताया आपको कि इस प्रकार की जो नीति तय होती है वो केंद्र के द्वारा और इसमें राज्यों की भूमिका काफी कम होती है, तो राज्य की क्या आवश्यकता है उसके अनुसार आप पॉलिसी तय नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझने के लिए देखिए तो सर्व शिक्षा अभियान, ये कार्यक्रम को सरकार, केंद्र की सरकार तैयार करती है और लागू कर देती है। ठीक है, एक दूसरी खास बात इस स्कीम की क्या होती है कि इसमें जो मद आता है, जो पैसा आता है ना, इस मद में ये फिक्स होता है, आप इसको किसी और में नहीं लगा सकते हैं। ये स्कीम स्पेसिफिक पैसे होते हैं, तो आपको जब खर्च करना है उसी में करना है। तो राज्य को ये भी एक समस्या होती है। अब इसी का एग्जाम्पल देखिए क्या है, सर्व शिक्षा अभियान में अगर मान लीजिए कि केरल है, तो केरल में सर्व शिक्षा अभियान की क्या जरूरत है, जबकि केरल में अगर आप देखिए तो 90% से ऊपर का एजुकेशन रेट प्राप्त कर चुका है, अप्रोक्सीमेटली वो 100% की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप वहां अगर सर्व शिक्षा अभियान में पैसा दे भी रहे हैं तो वो रिसोर्स का वेस्टेज होगा। ठीक है, तो राज्य की आवश्यकता के अनुसार ये पॉलिसी नहीं बना। इसी प्रकार से जितने भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं उसमें राज्य की अपनी परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा जाता है। अब जैसे आपने एक हॉर्टिकल्चर का एक मिशन तैयार कर दिया, स्किल डेवलपमेंट का तैयार कर दिया और उसको आप कहते हैं कि इसको लागू कर दीजिए। हर राज्य की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी अपनी समस्या होती है, अपने परिवेश होते हैं जिसके अनुसार उनकी विकास की नीति तय होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें, बिहार जैसे राज्य में जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए वो, और जो राजस्थान में स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए वो, दोनों क्या सेम स्किल डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। लेकिन स्किल डेवलपमेंट मिशन आपने लॉन्च कर दिया, नतीजा हुआ कि बिहार में भी वो चीज हम पढ़ाना शुरू कर दिए जिसका हमें जरूरत नहीं है। बिहार के डिमांड के हिसाब से अगर देखिए तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्किल को हम कितना डेवलप कर सकते हैं। जबकि राजस्थान का रिक्वायरमेंट क्या है कि एग्रीकल्चर वहाँ कम होता है, डेजर्ट एरिया ज्यादा है, वहाँ टूरिज्म ज्यादा है। तो अगर आप वहां जाकर के एग्रीकल्चर का स्किल डेवलप कीजिएगा तो आपको फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इसमें कि राज्य की आवश्यकता के अनुसार ये नहीं होता है। तो
एक दो उदाहरण के साथ आप इसको समझा देंगे। दूसरा पार्ट इसमें आता है कि इसका जो इस प्रकार की जो योजना बनती है, इस योजना में केंद्र का सहयोग कम होता है। मतलब कि एक बार तो बना दिया, उसके बाद फिर केंद्र बहुत ज्यादा आपको हेल्प नहीं करता है। ठीक है, अब जब सहयोग कम होगा तो नतीजा क्या होगा कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्यों के ऊपर दबाव पड़ जाता है, राज्य की मशीनरी के ऊपर दबाव पड़ता है। ठीक है, तीसरा समस्या क्या आता है कि इसमें कुछ मात्रा में जो सीमित राशि राज्य को देनी होती है किसी भी फंड में, किसी भी स्कीम में, तो सीमित राशि जो राज्य देगा, राज्य की अपनी वित्तीय हालत खराब होता है। अब ये राज्य कई बार पैसा अपने मद का हिस्से का नहीं लगा पाते हैं, जिसके कारण वो स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होता रहता है कि भाई आप ये क्यों नहीं कर रहे। अब हर राज्य का फिनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं है कि वो पैसा दे सकता है। किसी राज्य की फिनेंशियल स्थिति अच्छी है तो वो पैसा लगा देगा, किसी का नहीं है तो नहीं लगाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है, केंद्र और राज्य के बीच में सामंजस्य कम होता है इसमें, ये एक समस्या होती है। इसके अलावा दूसरा एक विशेषता देखिएगा तो ये लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये लिस्ट इतना ही नहीं है, ये लिस्ट बहुत सारा है, तो बहुत सारी स्कीमें होती हैं, तो अत्यधिक स्कीम होने की वजह से भी समस्याएं होती हैं। अब ये सारे के सारे डिस्प्यूट का कारण बन जाता है, हर स्कीम में ये डिस्प्यूट होता है। ठीक है, अब ये बढ़ कब जाता है, तो ये बढ़ जाता है जब एक ही अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी अगर होंगी राज्य में और केंद्र में, तो इसमें डिस्प्यूट बढ़ जाता है। डिस्प्यूट रहता है सब में, लेकिन जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का होता है तो वो डिस्प्यूट सरफेस पर आ जाता है, सामने आ जाता है। अब इसी संबंध में एक 14वीं वित्त आयोग में एक चतुर्वेदी कमेटी बनी थी। ठीक है, इसको आपको रेफरेंस में लास्ट में देना होगा कि चतुर्वेदी कमेटी जो बनी थी, इसने रेकमेंड किया था कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं इनकी संख्या को कम करना चाहिए। ठीक है, और अगर ये ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो दिक्कत होगी और कई प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि एक ही प्रकार का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कई प्रकार की स्कीम शामिल हो जाता है। अब अगर कई स्कीम अगर शामिल हो जाएंगे उसमें, तो भी आपको टारगेट अचीव करने में प्रॉब्लम होता है और मिक्स होने लगता है कि ये वाले स्कीम में भी हम वही कर रहे हैं, दूसरे वाले स्कीम में भी वही कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होती है। इसी संबंध में नीति आयोग में जो बैठक हुई थी सीएम सब की, उसमें भी इस प्रकार का निर्णय लिया गया या उसमें भी एक सलाह दिया गया कि ऐसी स्कीमों को कम करना चाहिए। ठीक है, तो नीति आयोग ने, चतुर्वेदी कमेटी ने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसको लेकर के पहले ही ऑब्जेक्शन कर चुकी है ये, और इन सब का कहना है कि इनमें राज्यों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए और केंद्र प्रायोजित योजनाएं कम होनी चाहिए। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर, हाँ योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाने का भी तो मेन खास कारण यही ना था सर। हाँ, कुछ पार्ट है इकोनॉमी वाले पार्ट में बताएंगे आपको, है ये नीति आयोग का यही है कि वो कोऑर्डिनेशन के लिए जो प्रॉब्लम है वो बता रहा है। यस सर। ठीक है, और कुछ पूछना है? 5 के 5 क्वेश्चन यही थे, कुछ क्लियर हुआ लिखने के लिए? ठीक है, फिर यस सर। कोई क्वेश्चन नहीं, चलो फिर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर।